जमीयतुल इस्लाम के मौलाना सदर जनाब सूफ़ी नूरुल साबरी साहब, अकबर सेठ साहब, रमज़ान भाई और कानूनी तौर पे मालूमात लेने के लिए हमने एडवोकेट अज़ीम ख़ान साहब को बुलाया था। उसके बाद धूलिये के गुड्डू भाई समाजवादी के अहम रुकन और यहाँ के जो सदर साहब थे इरफान भाई, नदीम भाई और दूसरे लोगों ने हाजी रफ़ीक साहब वगैरह लोगों की हमने यहाँ पे उनकी रहनुमाई से लोगों को जमा किया। ख़ास तौर पर रंडोल से आए हुए असलम पिंजारी साहब जिन्होंने यहाँ की सारी जो सिचुएशन थी हमको बताई और उन्होंने पुरजोश तरीके से हल भी बताया। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है समाज में जो लोगों में हिम्मत पैदा करने की कोशिश करें। तो हम लोग इस बात की यकीन दहानी दिलाए हैं इस गांव के लोगों को कि हम आपके साथ हैं और आगे भी कुछ मसाइल आएंगे तो समाजवादी पार्टी उनके साथ रहे। आज आप धरन गाँव आई थी, किस लिए आई थी और क्या मामला रहा? धरन गाँव में जो 8 नवंबर को जुलूस गौसिया निकला और जिसमें ऐसा कहा गया कि ऐसे नारे बोले गए जिसकी वजह से नाइत्तेफाकी पैदा हो और ये एक संगठन के कट्टरपंथी संगठन के दबाव में 8 नवंबर के बाद से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 16 दिसंबर को इसमें एफआईआर दर्ज हुई जिसकी मजम्मत करने के लिए कि वो गैर कानूनी एफआईआर है, वो कानूनी नहीं है क्योंकि कोई ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं था, दबाव में बनाई हुई एफआईआर है। उसके ख़िलाफ़ अबू आसिम आज़मी साहब ने सेशन में नागपुर सेशन में असम्बली में आवाज़ उठाई और ये बताया कि ये जो एफआईआर बनाई गई है ये गैर कानूनी है, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया यहाँ पर और वो एक सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए लोगों ने इसको सिर्फ एक हवा बनाया जिसका वो फ़ायदा उठाना चाहते थे। उसकी मजम्मत करने के लिए कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर शहरी को बराबर हक हासिल है, किसी को दो आंखों से ना देखा जाए, कानून सबके लिए बराबर। अबू आसिम साहब की तरफ से आपको यहाँ क्या? अबू आसिम साहब की तरफ से वो हमेशा से पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, अक़लियत के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए, ख्वाह वो किसी भी समाज के हो, वो ये कोशिश करते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे ही उनके इल्म में ये बात आई कि यहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्होंने सेशन में आवाज़ उठाई और उसके बाद हम लोगों को यहाँ भेजा गया ये यकीन दहाने के लिए कि अगर कोई बेगुनाह लोग उसमें फंसे हुए हैं तो उनको कानूनी मदद और सोशल मदद और मेंटली मदद जो है वो समाजवादी पार्टी देगी। हर महाज पे उनके साथ वो खड़ी है। तो सबसे पहले वो हिंदू रहते, ब्राह्मण, इतने साथ मारवाड़ी ये नहीं रहते, जहाँ हमको सातों सब एक साथ हुआ और हमारा पहले ये शिया है, ये सुन्नी है, ये देवबंदी है, ये नदी के इस पार है, वो उस पार रहते, आपस में अपने में इत्याद नहीं रहता है। और जैसा पता है कि हम लोगों में से कोई ना कोई मुखबरी करता है। ऐसा भी हो सकता है कि अब ये जो जुलूस में नहीं है तो ये लोगों आजकल हर तरफ ये भारत में निकला है जब से मोदी गवर्नमेंट है कि तमाम अक़लियतों को कैसा कुचला जाए, ये बहाने ढूंढते हैं। पहले तो अगर आपको कोई प्रोग्राम लेना है तो तारीख बदलो, कुछ ना कुछ बताते कि हिंदू का कोई एक उनका प्रोग्राम है, आगे पीछे होगा, टकराव होगा, तो हम लोग वहाँ पीछे हट जाते हैं, मसलतन करते आदमी अपना वो लेता जैसा उतार देंगे। इसके बाद में कुछ न कुछ शर पसंद करके चाहते हैं कि अक़लियत जो है वो परेशान हो, इनके बच्चे जेल में जाए, कोई पुरसाने हाल ना हो। जब तक मरहूम निहाल अहमद साहब जिंदा थे, मालेगांव की पुलिस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैसे रहते। अभी तो नई शिवसेना जो है 2 हिस्से में, उसमें भी मुसलमान हैं, एमएलए है सत्तार साहब, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जिसने कौम का दर्द समझा, मिल्लत का दर्द समझा, उसको अपना रहबर मानना चाहिए और वो दौर के साथ बन के रहना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई आफत आएगी तो हम उनके दर पे जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। मैं इस बात की यकीन दिलाती हूँ आपको कि अगर आप लोगों को हमसे कोई ज़रूरत हो, हमसे कानूनी मामलात में आप लोग राब्ता करते हो, जैसे हमको बोला गया है कि आपसे राब्ता किया जाए, तो इंशाअल्लाह सिर्फ यहाँ की कोर्ट या सेशन कोर्ट की बात नहीं, आपका शायद औरंगाबाद सेक्शन औरंगाबाद आता है हाई कोर्ट का, वहाँ तक अबू आसिम आज़मी साहब
आपकी मदद करेंगे। इलेक्शन आएगा, तुमको जिसके साथ रहना है वो रहो, वो तुम्हारा ज़मीर तुम्हारे साथ, लेकिन मिल्लत के लिए वो आपके साथ खड़े हैं और उनको आपने अपना रहबर मान के, एक मिली रहबर, एक समाजी रहबर समझ के उम्मीद अगर आप उनसे लगाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आपकी उम्मीद, जो आपकी सोच होगी, उससे वो बढ़ के उनको पाएंगे। जैसे आपके ये राब्ते में हैं, ये लोग राब्ते में, किसी तरह की भी आप हमको बोले कि ये कानूनी मदद चाहिए, हम लोग बिल्कुल करेंगे। हम लोग मालेगांव शहर में यही करते हैं। हमारा ऐसा था कि निहाल साहब अपनी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत की सोशलिस्ट पार्टी से। सोशलिस्ट पार्टी से वो धीरे धीरे प्रजा सोशलिस्ट हुई, फिर वो पार्टी जो है जनता पार्टी बनी, फिर जनता दल बनी, जनता दल के बाद जनता दल सेकुलर बनी। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि कुछ महीनों पहले हमारे जो नेता थे देवी गौड़ा साहब, वो बीजेपी के साथ उन्होंने पैक्ट कर लिया और हमारी पार्टी का नाम ही सेकुलर था। 66 साल से साथी निहाल अहमद साहब ने वो पार्टी संभाली। उनके इंतकाल के बाद मेरे बड़े भाई बुलंद इकबाल साहब वो पार्टी संभालते थे, उनका भी 35 साल की उम्र में अचानक इंतकाल हुआ। उसके बाद से मैं पार्टी संभालने लगी। लोग हमको बोलते रहे कि तुम फला पार्टी में आओ, तुमको एमएलसी बना देंगे, फला पार्टी में आओ, तुमको ओहदा दे देंगे। लेकिन हमने ये सोचा था कि मेरे वालिद का आज देखो, आज इतने साल के बाद एक ऑफिसर है, जैसे असलम भाई ने बताया था कि निहाल साहब ने बोला कि पुलिस की गोली को आँख होती है जो मुसलमान का सीना पहचानती है। असर कर गई कि जो ऑफिसर एक कम्युनल सोच रखती थी, उसने तब्दीली लाई। तो वो सोच को हमको जिंदा रखना फ़र्ज था, इसलिए हमने ऐसी पार्टी को चुना जो जनता परिवार का हिस्सा थी और जो मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती। इसलिए हमने बाकी सारी लालच लोगों ने जो हमको दी, शरद पवार साहब ने हमको बुलाया, कांग्रेस वालों ने बुलाया, हम उनसे जाकर मिले, लेकिन हमारा फैसला ये तय था कि हमको ऐसा जगह रहना है जहां हम आज़ादी से रह सके और अपनी कौम और मिल्लत की खिदमत आसानी से कर सके। हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, न सिर्फ ये आज का जो मामला आपके ऊपर आफत आई है एक केस की, इतनी ही नहीं, आगे भी अगर कोई मसाइल रहे तो बेझिझक आप अबू आसिम आज़मी साहब से रब्ता कायम करें, हमारे ज़रिए, इनके ज़रिए। जैसे आप अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम भी रब्ता कर देंगे। गुड्डू भाई है यहाँ, दूसरे लोग भी है, इंशाअल्लाह। मुझे ये उम्मीद है, मैं इतने दिनों में जितना उनको समझी, कि आपकी सोच और चाह से बढ़कर वो आपके लिए करेंगे। नहीं है उनको ये कोई चाहिए नहीं कि मैं मेरा उम्मीदवार यहाँ से खड़ा करूँगा, तुम उसको ओढ़ दो। अरे हम एक ताकत है, हम एक समाज है, एक ताकत है। अगर हमारे ऊपर आफत आती किसी भी पार्टी से हो, ये अबू आसिम आज़मी साहब का फ़र्ज़ है कि तुम्हारे लिए ऐवान में जुल्म के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाए। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, किसी भी समाज के लोगों पे अगर जुल्म होता है तो उनका फ़र्ज़ है, वो लेजिस्लेचर के मेंबर है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन मेरे वालिद निहाल अहमद साहब हमेशा बोलते थे, जब कोई पुलिस इंस्पेक्टर मुसलमान आ जाता था मालेगांव में, या कोई बड़ा ओहदेदार मुसलमान आ जाता था, तो साहब बोलते थे ये कहर खुदाबंदी है। मुसलमान ऑफिसर आके मुसलमान को ही ज़्यादा परेशान करता था बिला वजह, क्योंकि उसको दूसरे समाज को बताना था कि मैं कितना सेकुलर हूँ। ऐसे ही बाकी एमएलए जो है वो ऐवान में करते हैं। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब ने ये आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने के बाद उन्होंने हम लोगों को बोला कि आप लोग वहाँ जाओ, उनको कानूनी मदद की ज़रूरत होगी तो वो कानूनी मदद करेंगे। और आइंदा के लिए अगर तुम्हारे पास कोई अमीर होगा, तुम्हारे पास कोई तुम्हारी हिफाजत, लोगों को ये मालूम होगा कि अगर हम आवाज़ उठा सकता है तो एक डर होगा। तुम अगर बिना सपोर्ट के अकेले रहेंगे, एक जो बोलते हैं ना कि लकड़ी जब गट्ठा बनती है तो ये ताकतवर होती है, तो वो गट्ठा तो बन जाएगा लेकिन उसमें डोरी भी चाहिए मजबूत जो उनको पकड़ के रखे। अगर कोई ऐसी डोरी तुम्हारे साथ रही जो तुमको बांध के रखी, सियासी मामलात अपनी जगह, जब इलेक्शन आएगा जब देखा जाएगा, लेकिन जहाँ अपनी मिल्लत की बात आएगी और बिला वजह किसी पे जुल्म होगा और तुम्हारा कोई साथ देता होगा तो उसका एहसान मानना चाहिए। मोमिन में ख़ास बात होती है, मोमिन कभी एहसान को भूलता नहीं। तो ये याद रखो कि अगर तुम्हारे लिए किसी ने आवाज़ उठाई है तो एक बात समझ लो, आज आवाज़ उठाई, फ़र्ज़ पूरा उनका हो गया, ऐसा भी नहीं है। जब जब जुल्म होगा उनको आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये उनका फ़र्ज़ है। और दूसरा, जब जब तुमको कोई तकलीफ़ आए, तुमने उम्मीद की नज़र से उनको देखना चाहिए कि पूरे महाराष्ट्र में इतने सारे एमएलए थे, चाहे वो राष्ट्रवादी के मुसलमान हो, एमआईएम के मुसलमान हो, हर हिंदुस्तानी के लिए बराबर। कानून की
नॉलेज होना ज़रूरी। मैं तो मानती ये हूँ कि दो चीज़ की सबसे बड़ी कमी है मुसलमानों में, एक तालीम की और एक दौलत की, जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि रातम रात कोई अमीर हो जाए या रात भर में कोई ऐसी वही उतर जाए और हम तालीम याफ्ता हो जाएं। लेकिन जैसा असलम भाई ने बोला ना कि अमीर की ज़रूरत है, कम से कम अमीर ऐसा चुनो जिसको कानून समझता हो, वो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे लिए कानूनी मदद देता हो। अगर तुम जेल में चले गए तो तुमको छुड़ाने की ताकत हो उसके अंदर, उसके पास पैसा हो कि तुमको बचाए, जेल में से निकाले। तुम अगर जेल में रहो, तुम्हारे घर की कफालत अखराजात वो पूरा करे, कम से कम ये तो तुम कर सकते ना। तुम दूसरों के साथ लग गए, ये नेता के साथ हम लग गए, वो नेता के साथ लग गए, जब तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो वो तुम झंडे लेके उनके चल रहे, ये सोच के कि भाई हमको अलग नहीं रहना, नहीं तो हमारे ऊपर बहुत जुल्म होगा। अगर अलग साथ में रह के भी क्या फ़ायदा है, ये बताओ, फ़ायदा है क्या कुछ? इलेक्शन में किसका काम किए होंगे सब मुझे समझता, मैं समझ रही, लेकिन वो जब तुम्हारे ऊपर आफत आई तो वो आए क्या बचाने के लिए? नॉलेज होता, ताकत होती, और अपनी बात को डेयरिंग से रखने की हमारे पास हिम्मत होती। किसी की अपन चमचागिरी कर लेने से अपना अगर फ़ायदा हो सकता होगा तो करो चमचागिरी। मैं ये बोलती हूँ कि अभी इस वक्त में अबू आसिम आज़मी साहब ऐसे हैं जो बेबाकी से अपनी बात उन्होंने असेंबली हॉल में रखा। ऐसा नहीं है कि वो अकेले मुसलमान एमएलए, बहुत से मुसलमान एमएलए हैं। किसी ने बोला क्या किसी की तरफ से? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो लोग भी ये डरते होंगे हुकूमत से फंड लेना है, हमको हमारा काम करवाना है, या फिर जब गवर्नमेंट इधर की उधर होंगी तो हमको हमारा हिस्सा वाटा लेना है, इसलिए एमएलए भी डरते हैं अपने लोग। लेकिन उन्होंने बेबाकी से काम किया। अगर तुम्हारे बुरे वक्त में कोई तुम्हारे साथ आ रहा है तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको तुमने साथ देना चाहिए। ताकि सफाई निस्फ ईमान है, पाकी पे उन्होंने पाकिस्तान बोल के झंडा बैनर निकाला, तोड़ फोड़ की। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ उनके खिलाफ पुलिस के पास प्रदर्शन किया। वही पुलिस है, वही जो बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर में चलती, वही सब है। लेकिन हमको कानूनी शऊर था, हमारी ये ताकत थी, हमारे साथ खान साहब थे, हमारे साथ शहर था कि हम जाके अगर बैठ जाएंगे तो लोग मुत्तहिद होकर हमारे साथ में आ जाएंगे। तो उन्होंने एक विश्व हिंदू परिषद वालों ने एक प्रोग्राम रखा था कि दूसरे दिन वो जाके एमएसजी कॉलेज का शुद्धिकरण करने वाले थे। और हमने ये इतना पुलिस को टाइट किया था, इतने कानून कायदे उनको बताए थे, पार्टी बनी थी कि अगर ये लोग आएंगे तो फिर इनके ऊपर केस दाखिल होना चाहिए। और पुलिस इतनी मजबूर हो गई थी, हमारी ताकत यानी काय की ताकत, कानून के नॉलेज की ताकत, वो देख के वो डर गए थे। तो ऐसा हुआ कि जिस दिन शुद्धिकरण होने वाला था उससे एक रात पहले जिनके नाम आए थे पुडारियों के अखबार में कि फला आने वाला है शुद्धिकरण के लिए, फला, वो सब आके पुलिस के पास बैठ कर लेख ही लिख के दिया, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है शुद्धिकरण से। असर कर गई कि जो ऑफिसर एक कम्युनल सोच रखती थी उसने तब्दीली लाई। तो वो सोच को हमको जिंदा रखना फ़र्ज था, इसलिए हमने ऐसी पार्टी को चुना जो जनता परिवार का हिस्सा थी और जो मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाती। इसलिए हमने बाकी सारे लालच लोगों ने जो हमको दी, शरद पवार साहब ने हमको बुलाया, कांग्रेस वालों ने बुलाया, हम उनसे जाकर मिले, लेकिन हमारा फैसला ये तय था कि हमको ऐसा जगह रहना है जहां हम आज़ादी से रह सके और अपनी कौम और मिल्लत की खिदमत आसानी से कर सके। हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, न सिर्फ ये आज का जो मामला आपके ऊपर आफत आई है एक केस की, इतनी ही नहीं, आगे भी अगर कोई मसाइल रहे तो बेझिझक आप अबू आसिम आज़मी साहब से रब्ता कायम करें, हमारे ज़रिए, इनके ज़रिए। जैसे आप अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम भी रब्ता कर देंगे। गुड्डू भाई है यहाँ, दूसरे लोग भी है, इंशाअल्लाह। मुझे ये उम्मीद है, मैं इतने दिनों में जितना उनको समझी कि आपकी सोच और चाह से बढ़कर वो आपके लिए करेंगे।